हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि यार लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ओजोन के बारे में, राइट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सल्फर के बारे में, क्योंकि हमारा ऑक्सीजन का सिंपल ऑक्साइड, डाई ऑक्साइड एंड ओजोन टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट है अपने पास है सल्फर। सल्फर में क्या है? सबसे पहले एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर है ना, एलोट्रॉपिक फॉर्म। तो मेनली दो टाइप के होते हैं अपने पास एलोट्रॉपिक। पहला है आपके पास रोम्बिक, है ना। रोम्बिक क्या है आपके पास? लिख लेते हैं। पहला इज रोम्बिक एंड सेकेंड इज मोनोक्लिनिक। ठीक है। इसमें क्या है आपके पास? रोम्बिक में पहली चीज ये येलो कलर का होता है, या इसका नाम अल्फा सल्फर भी होता है। क्या होता है? अल्फा सल्फर। और उस वाले का नाम होता है बीटा सल्फर। क्लियर है? अब ये क्या है? दिस इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पर रोम्बिक ज्यादा स्टेबल होता है ना। अगर आपको क्या करना हो, मोनोक्लिनिक को रोम्बिक में कन्वर्ट करना है ना, तो है ना, हीट करना पड़ेगा आपको 369 पे। आप ये लिख सकते हो कि आपके पास है रोम्बिक एंड इज मोनोक्लिनिक, सॉरी, मोनोक्लिनिक। इसको आपने अगर हीट किया तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये रोम्बिक। ठीक है। कितने डिग्री पे? 369 केल्विन। फ्रीज हुआ, कम टेम्परेचर हुआ, तो वापस मोनोक्लिनिक में ये कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो फर्स्ट देख लेते हैं हम लोग रोम्बिक सल्फर क्या होता है। ये इसको और क्या बोलते हैं? अल्फा सल्फर। अब देखो, येलो कलर होता है। नेक्स्ट क्या आपके पास? मेल्टिंग पॉइंट इज 385.8 केल्विन, है ना। नेक्स्ट इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इज 2.06। ये फॉर्म कैसे होता है? इट इज फॉर्म्ड बाय evaporating the solution of roll sulfur in CH2। ठीक है। अब आपके पास क्या है? जनरली ये मैन्युफैक्चर भी होता है। अगर आप निकालने देखोगे तो जमीन में 3 कॉन्सेंट्रेट पाइप डालते हैं हम लोग, है ना। उसके उसमें लिक्विड डालते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, तो उसके बीच में एक सेकंड वाले पे एयर प्रेशर डालते हैं ना, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो वापस बाहर आ जाते हैं ना, सल्फर के बेड्स जमीन से बाहर आ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या आपके पास है कि सल्फर इज, इट इज
insoluble in H2 है ना, H2 पोलर है तो पोलर में insoluble होता है, लेकिन highly soluble in CH2। CH2 में क्या होता है, ये CH2 में हाईली soluble होता है, ठीक है। CH2 में क्या होता है, हाईली soluble है ना। also soluble in benzene, alcohol है ना, एंड ईथर। क्लियर है, तो ये था अपने पास सिंपल रोम्बिक फॉर्म। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक, ठीक है, ये क्या है, बीटा सल्फर है ना। और इसमें क्या है आपके पास, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 393 केल्विन। ये आपको दिख गया, हमने रिएक्शन में लिखा हुआ था, है ना। इसको मेल्ट करोगे तो रोम्बिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू 1.98। नेक्स्ट क्या है आपके पास, soluble in CH2 है ना। अब देखो, अगर आप क्या करोगे, आप लिख सकते हो कि दिस सल्फर, अगर आप मेल्ट कर लोगे, है ना, आपको क्या है यहाँ पे, आपने अगर मोनोक्लिनिक को हीट किया तो क्या बन जाएगा, रोम्बिक। लेकिन दोबारा मेल्ट किया तो क्या बन जाएगा, मोनोक्लिनिक, है ना। तो ऑब्वियस है, आप लिख सकते हो कि इट इज prepared by melting रोम्बिक, है ना। अगर आप रोम्बिक को मेल्ट करोगे, है ना, इन अ डिश देन कूल, है ना। तो सिंपल है, ये आपके पास आप जो फॉर्म करते हुए, है ना, कि आपको अगर मोनोक्लिनिक बनाना हो रोम्बिक से, देखो तो ये क्लियर है ना। अब है इसकी स्टेबिलिटी, क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को सही से लिख देते हैं, हम इस पर डबल एरो लगा रखा है ना, तो बेटर है इसको सही से लिख देते हैं। यहाँ पे क्या था अपने पास कि ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल कौन है, रोम्बिक ज्यादा स्टेबल है ना। रोम्बिक का क्या है, ज्यादा स्टेबल। लेकिन अगर आपको रोम्बिक को मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट करना है, सही से लिख देते हैं आप, रोम्बिक को सिंगल एरो ले लेते हैं आप, है ना, वो कंफ्यूजन चला जाएगा। रोम्बिक को अगर आपको मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट करना है, मोनोक्लिनिक, तो आपको कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा, 369 केल्विन। मतलब 369 के ऊपर, 369 के ऊपर कौन एग्जिस्ट करता है, मोनोक्लिनिक। 369 के नीचे कौन एग्जिस्ट करता है, रोम्बिक, है ना। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ इस चीज को। देखो, तो अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं अल्फा सल्फर, या आप अल्फा सल्फर क्या आपके पास, आप बोल सकते हैं रोम्बिक, है ना, रोम्बिक is stable below 369 केल्विन। तो ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि हमारे पास क्या था, 369 के नीचे
रोम्बिक। 369 के ऊपर मोनोक्लिनिक, है ना। एंड अभी भी लिख सकते हो कि मोनोक्लिनिक इज स्टेबल अबव 369 के अंदर। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया कि एट 369 के इस पे क्या होगा, इस पे आप लिख सकते हो बोथ आर स्टेबल, बोथ आर स्टेबल, दोनों क्या होंगे, स्टेबल होंगे, है ना। क्लियर है। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, दोनों के पास क्या है, यहाँ पर लिख सकते हो कि दोनों के पास क्या है, इसके पास भी एसिड रिंग है और इसके पास भी S8 रिंग है अपने पास, है ना। दोनों के पास क्या है, S8 रिंग है। ठीक है, लेकिन क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर, है ना। लिख सकते हैं यहाँ पे both have S8 ring molecule but packed in different crystal structure। क्रिस्टल स्ट्रक्चर कब यूज करते हैं, क्रिस्टल क्या होता है, जनरली एक सॉलिड होता है ना। सॉलिड में क्या होते हैं, दो टाइप होते हैं क्रिस्टल के। सॉलिड में एक क्रिस्टलाइन और एक अमोर्फस ना, जिसमें प्रॉपर मॉलिक्यूल की पैकिंग होती है, वो क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन, है ना। वो हम सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, अब आपके पास क्या है यार, यहाँ पे सिंपल चीज है कि इसमें दो शेप होते हैं, क्राउन होता है ना। एक क्या होता है, क्राउन होता है और एक चेयर होता है। तो ड्रॉ कर लेते हैं पहले क्राउन शेप एंड चेयर शेप अपने पास, है ना। अब देखो अपने पास क्या है, एसेट का एक क्राउन स्ट्रक्चर है, एक क्राउन और दूसरा है चेयर। इसका इतना बॉन्ड एंगल वगैरह नहीं जानना होता अपने को, ना। एवरी जॉइंट इज अ सल्फर, आप ऐसे लिख सकते हो, सर एवरी जॉइंट इज अ सल्फर। ठीक है, ये वाले बोलते हैं मुझे रोम्बिक पार्ट आ गया, है ना। अब बोलते हैं सल्फर ऐसे अगर एग्जिस्ट कर रहा है एसेट में, तो H2 के भी फॉर्म में कर एग्जिस्ट करता है। कैसे, H2 के फॉर्म में इन वेपर फेज में। अब वेपर फेज में एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको एक ही चीज जानना है बस इसमें, ये पैरामैग्नेटिक होता है। क्या होता है, पैरा मैग्नेटिक। फिर आपने बोला कैसे पता चलेगा, तो अपने पास 11th में एक बॉन्डिंग में पार्ट था MOT, इसके बेसिस पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे। तो आप याद भी रख सकते हो जनरली कि H2 वेपर फेज में एग्जिस्ट कर रहा है अगर सल्फर का फॉर्म में, तो वो क्या होता है, जनरली पैरा मैग्नेटिक होता है। क्लियर है आपको। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं अपने पास सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखो नेक्स्ट अपने पास हेडिंग है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इज SO2। अब क्या है आपके पास, जो आप सल्फर को प्रिपरेशन मान लो इसका S+O2 रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा आपके पास, SO2 बनता है। ये क्या, सल्फर इज अ सॉलिड एंड O2 इज अ गैस।
SO2 बनेगा, इसमें SO3 भी बनता है साथ में, लेकिन दिस वन इज 6 to 8% ओनली। ठीक है, जो मेनली है वो क्या बनता है, SO2 बनता है। क्लियर है? अब क्या आपको सल्फाइड से बनाना हो तो क्या करोगे आप? सेकेंड इज, आपने क्या किया, SO3 2 माइनस प्लस 2H प्लस है आपके पास, है ना? इसे ब्रेक करके आपने क्या फॉर्म कर लिया है, H2O और प्लस SO2 गैसियस फॉर्म। ठीक है, क्लियर है आपको ये, है ना? यही आपको अगर इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाना है SO2 तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, तो आपने बोला सर अपने को चाहिए इंडस्ट्रियल लेवल। ठीक है, अगर इंडस्ट्रियल चाहिए आपको तो क्या करना पड़ेगा, 4FeS 2 सॉलिड प्लस 11O2, है ना? अगर ये रिएक्ट करेंगे तो आपको ये देंगे Fe2O3 प्लस साथ में आपका बनेगा 8 मोल्स ऑफ SO2, है ना? आप इसको भी बैलेंस करना चाहो तो इसको भी कर सकते हो, तो अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, है ना? तो ये क्या आपके पास है, सिंपली इंडस्ट्रियल प्रोसेस पे बन गया, है ना? अभी क्या है, जो ये SO2 गैस है बनेगा आपके पास, है ना? उसके बाद में क्या कर लेते हैं, लिक्विफाइड कर लेते हैं ना, और सिलेंडर में फिल करने के लिए यूज कर लेते हैं ना। कैन बी लिक्विफाइड एंड फिल्ड इन सिलेंडर, आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपने पास इसकी प्रॉपर्टीज। अब देखो, इट इज अ कलरलेस गैस। क्या ये पहली चीज है, कलरलेस गैस विथ पंजेंट स्मेल। नेक्स्ट क्या है, इट इज हाईली सॉलेबल इन वाटर। वाटर में क्या होता है, ये हाईली सॉलेबल होता है। क्लियर है? नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। आप देखो आपके पास क्या है नेक्स्ट, अगर आपको SO2 गैस को कन्वर्ट करना है SO2 लिक्विड में, है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली 2 atm प्रेशर एंड 263 केल्विन टेम्परेचर रखोगे तो गैस आपका किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट है आपके पास, अगर आप सल्फर ऑक्साइड SO2 गैस को पानी से पास करते हो तो ये फॉर्म कर लेता है H2SO3। सो इट इज अ सल्फरस ऑफ एसिड बोल सकते हो इसको, सल्फरस एसिड। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट है अभी क्या, इसका अगर आप रिएक्शन कराओगे SO2 को NaOH के साथ या Na2SO3 एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं, इट रिएक्ट्स with NaOH to form sodium sulfite
क्या बनाएगा, अगर ये NaOH रिएक्ट करेगा तो आपके पास बनाएगा सोडियम सल्फाइड। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, Na2SO3 बनाता है ना। अब Na2SO3 बनाया, इसके बाद क्या है, अगर इसको और SO2 के साथ रिएक्ट किया है ना, रिएक्ट विद, नेक्स्ट पेज, इसे नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, रिएक्ट्स विद मोर SO2, अगर और SO2 के साथ रिएक्शन करेंगे इसका, है ना, तो ये बना लेगा आपके पास सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आपके पास सिंपल है कि यार पहले स्टेप में आपने क्या किया, NaOH के साथ रिएक्शन कराया। अगर आपने NaOH के साथ रिएक्शन कराया SO2 का, तो आपके पास क्या बना, सोडियम सल्फाइड। आपने सर इसको अगर फर्दर रिएक्शन कराया सोडियम सल्फाइड को, क्या होगा अपने पास, ये आपके हो जाएगा 2 मोल ऑफ NaHSO3, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, अगर आप SO2 को रिएक्ट करते हो Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल, तो ये बना लेता है SO2 एंड Cl2। तो ये आप SO2 को फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे, SO2 रिएक्ट्स विद O2 इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, तो ये अपने को दे देता है SO3 गैस। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है अपने पास कि SO2 behave as reducing agent। एज रिड्यूसिंग एजेंट कैसे बिहेव कर रहा है, तो आप देख सकते हैं, मान लो आपके पास 2Fe3+, आपने इसको रिएक्ट किया विद SO2 प्लस H2 के पानी में, है ना, आयन है, तो आपको फाइनली देता है 2 मोल्स ऑफ Fe2+। अगर ये ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन, बढ़ रहा होता तो ऑक्सीडेशन, प्लस SO4 2-, ठीक है, प्लस 4H+, ये है पहला। नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट है SO2 5 मोल्स ऑफ SO2 reacts with 2 moles of MnO4- plus 2 moles of H2O। ये रिएक्ट किया तो आपको क्या दिया फाइनली, 5 moles of SO4 2- plus 4H+ and plus 2 moles of Mn2+। अगर यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे आप, तो ये क्या हो गया, तो +7, है ना, तो +7 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, +2 में। तो क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, मतलब रिडक्शन। क्लियर है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर। ये क्या आपके पास सल्फर डबल बॉन्ड O, है ना, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। डबल बॉन्ड O मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए सल्फर के, 1 2, ये क्या है 3 4, सल्फर के आटोम शेल में कितने होते हैं, 6 5 6, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन यूज किए ऑक्सीजन ने, तो बचे हुए 4 इसके पास है। इसने एक भी यूज नहीं किया इस ऑक्सीजन ने, एक्सेप्ट ही किया है, तो इसके 6 के 6 इसके पास है। ठीक है, ये आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया। क्लियर है। या मान लो इसकी जगह क्या हो सकता था, और वो आपको क्लियर है यार कि सर इसकी जगह ये पॉसिबल था कि सल्फर डबल बॉन्ड O
NaO, है ना, सेम ही चीज। अब मैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं बना रहा, ठीक है। अब इसके पास क्या है यार, कितने बॉन्ड पेयर है, तो हाइब्रिडेशन कितना हो गया, sp2, ठीक है। अब शेप क्या है, बेंड, क्लियर है। अब देखो लास्ट है अपने पास इसके यूजेस, है ना, यूजेस देख लेते हैं इसके। यूजेस में क्या है आपके पास, जो मेन यूजेस है वो मैं लिख देता हूँ, बाकी आप एक बार एनसीईआरटी से देख लेना, है ना। क्या होता है, रिफाइनिंग पेट्रोलियम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, ब्लीचिंग वूल एंड सिल्क। लास्ट है आपके पास है डिसइंफेक्टेंट एंड प्रिजर्वेटिव। नहीं, यहाँ पे क्या रिफाइनिंग पेट्रोलियम एंड शुगर लिख सकते, एंड शुगर है, ठीक है। एक सिंपल सी चीजें लिख दी मैंने, है ना, बाकी आप एक बार देख सकते हैं एनसीईआरटी से, क्लियर है। चलो बाकी अपने पास बचा सल्फोक्साइड्स और मतलब सल्फर के ऑक्साइड्स बचे हैं और H2SO4 का प्रिपरेशन बचा है, तो वो देखते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। चलो थैंक यू।